देश का जो 70% कैंसर का रोगी है, वो एक सर्वे के जरिए इस बात का पता चला है कि जो मध्यम वर्ग और निम्न आय का व्यक्ति है वो कैंसर की समस्याओं से ज्यादा जूझ रहा है। और उसका सीधा जागता कारण यह है कि चूंकि कैंसर की जो संस्थाएं हैं या जो कैंसर के जो विशेषज्ञ हैं या कैंसर की जो औषधियां हैं, इन सब का जो एक मिला जुला समुदाय है जिसको हम कैंसर संगठन मान सकते हैं, ये सब इतनी महंगी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं कि आम नागरिक तक ये दवाएं सुलभ नहीं हो पा रही है, चिकित्सा प्रणाली सुलभ नहीं हो पा रही है। और पिछले 2020 में तो जो सर्वे बताता है कि 13 लाख कैंसर के रोगी केवल 2020 में बने थे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है। और पूरे विश्व को जहां तक ये लाइव प्रसारण या आपका इंटरव्यू या आपका चैनल जहां तक जाएगा, मैं उन तमाम दर्शकों को अपना अभिवादन प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज वर्ल्ड कैंसर डे है और आज हम इसी पे बात करेंगे। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है अक्सर, लेकिन फिर भी लोग बीमारियों से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। इस बीमारी से खास तौर पर बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दर्शकों को समझ आ जाए कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि कैंसर को हम सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं? वंदना जी, आज विश्व कैंसर दिवस पर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपके द्वारा ये संदेश पूरे विश्व में जा रहा है कि आज हम कैंसर के प्रति चिंतित हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपने उन तमाम श्रोताओं और दर्शकों को भी इस बात की शुभकामनाएं दूंगा कि वो संकल्प लें कि हम विश्व को कैंसर मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हालांकि बहुत से शोध हो रहे हैं, विभिन्न देशों में शोध हो रहे हैं, हमारे देश में भी तमाम कैंसर इंस्टीट्यूट इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपेक्षित सफलताएं हम नहीं पा रहे। और विशेष करके मैं आपको बता दूं वंदना जी कि हमारे देश का जो 70% कैंसर का रोगी है, वो एक सर्वे के जरिए इस बात का पता चला है कि जो मध्यम वर्ग और निम्न आय का व्यक्ति है वो कैंसर की समस्याओं से ज्यादा जूझ रहा है। और उसका सीधा जागता कारण यह है कि चूंकि कैंसर की जो संस्थाएं हैं या जो कैंसर के जो विशेषज्ञ हैं या कैंसर की जो औषधियां हैं, इन सब का जो एक मिला जुला समुदाय है जिसको हम कैंसर संगठन मान सकते हैं, ये सब इतनी महंगी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं कि आम नागरिक तक ये दवाएं सुलभ नहीं हो पा रही है, चिकित्सा प्रणाली सुलभ नहीं हो पा रही है। और मध्यम वर्ग और निम्न आय का जो व्यक्ति है वो इससे पिसता जा रहा है। हम आज कैंसर विश्व दिवस पर यह भी संकल्प लें कि हम अपने शोध कार्यों को इस तरीके से लागू करें या इतने अच्छे शोध कार्यों को समर्पित करें देश के लिए और विश्व के लिए कि यह आम नागरिक तक सुलभता से पहुंच सके। अर्थात हम इसको सस्ता, सुलभ और जन सामान्य तक पहुंचा सकें, जिससे हम कैंसर मुक्त समाज की परिकल्पना, जो अभी परिकल्पना करते हैं, उसको हम सोचते हैं, हम उसको कार्यान्वित कर सकें। जहां तक आपने कैंसर को सरल शब्दों में समझाने की बात की, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्रकृति किसी जीव का निर्माण करती है तो स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद जो जायगोट बनता है वो एक सेल होता है। और उस सेल में जो डिवाइडेशन शुरू होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, यानी कोशिकाओं के विभिन्न विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के ऊतक बनते हैं, फिर अंग बनते हैं, फिर सिस्टम बनता है और फिर हमारा शरीर बनता है। प्रकृति की सिस्टम की व्यवस्था, जो कोशिकाओं के बंटने की व्यवस्था है, इसमें प्रकृति ने एक बात और क्लियर कर रखी है कि नई कोशिकाएं जो बनती जाती हैं और पुरानी कोशिकाएं समाप्त होती जाती हैं। और जब कभी किन्हीं कारणों से, कारण उसके बैक्टीरिया के अटैक, वायरस के अटैक, एक्सीडेंटल अटैक या हमारा जेनेटिक काज का कोई कारण हो, जब हमारी बढ़ती हुई कोशिका नई कोशिका नहीं बन पाती और पुरानी कोशिकाएं वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, तो उन कोशिकाओं का एक आउटग्रोथ शुरू हो जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस पर। और पर्टिकुलर प्लेस पर पहले वो पुरानी कोशिकाएं वहां पर जमा होती हैं, वो एक गांठ के रूप में आ जाती हैं। बाद में उनमें उन गांठ में कठोरता आता है, कठोरता आने पर वहां पे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, WBC की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम वहां हो जाती है और बाद में वो पस बन करके फूटने लगता है और फिर ये कैंसर का भीषण रूप होता है। तो कैंसर को हम ये मान सकते हैं कि हमारे शरीर में किसी भी स्थान पर होने वाली कोशिकाओं के अतिवृद्ध का इकट्ठा होना, उनका कठोर होना और बाद में उसका
पक करके फूट जाना, ये कैंसर कहलाता है। जहां तक कैंसर के जो वर्तमान में लक्षण देखे जाते हैं, जैसे हम आम आदमी कैसे पहचान ले कि हमको कैंसर की ओर हम पीड़ित हो जा रहे हैं, या हम कैंसर के बारे में कैसे अपने आप को आश्वस्त करें कि हम कैंसर मुक्त हैं या कैंसर से नहीं पीड़ित हैं। तो होता ये, हालांकि ये लक्षण कैंसर को डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन कैंसर की ओर इशारा करते हैं। ठीक उस तरीके जैसे हमको लगातार 1 वर्ष 2 वर्ष तक हमको भोजन करने के बाद हमारा भोजन पचने में हमको लगता है कि खट्टी डकारें लगातार आ रही हैं, पेट हमारा फूल रहा है, गले में हमको जलन सी हो रही है, हमको भूख लगती है, लेकिन हम खाना खाते हैं लगता है हमारा खाना बाहर आ जाएगा। यानी जब हमारा डाइजेशन हमको सही ना लग रहा हो, तो हमको अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि न भरने वाला घाव, ऐसा घाव जो लगातार 2 महीने 3 महीने से आप किसी प्रकार की दवा कर रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहा है, भर नहीं रहा है, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है, उसमें एग्रावेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे रोगियों को भी तत्काल अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। लगातार आने वाली खांसी, यानी 2 महीने 3 महीने तक खांसी आपको लगातार आ रही है, खांसी आपकी ठीक नहीं हो रही है, गले की आवाज आपकी बदल रही है, जो स्वाभाविक आवाज आपकी थी उससे आपका आवाज भारीपन हो रहा है, गले में आपको भारीपन लग रहा है, कभी कभी खांसने पर अचानक कुछ ब्लड के छींटे आ रहे हैं, जिससे हमको ये लगता है कि लंग्स के एल्वेओली से कुछ उसके ब्लड कैपिलरीज पर प्रेशर पड़ा होगा, जिससे ब्लड बाहर आ रहा है, या हमारे गले के मुकस मेम्ब्रेन में कोई ब्लड कैपिलरीज में कहीं पर प्रेशर पड़ा होगा, वहां से फटन हुई होगी, हमारे टॉन्सिल के आसपास, हमारे गले के आसपास। ये अगर हमको खांसने में या छींकने में या कस के बोलने में हमको उनके छींटे दिखाई पड़ते हैं, तो भी हमको अपने निकटतम चिकित्सक से संपर्क लेना चाहिए। रहकर हमारे शरीर के किसी भाग में अचानक कोई मस्सा, जो प्रॉपर मस्से आप निकलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई मस्सा अचानक बढ़ता नजर आए, उसका आकार बदलता नजर आए, उसका कलर बदलता नजर आए, तो फिर ये माना जा सकता है कि हम अपने किसी चिकित्सक से इसकी सलाह ले रहे हैं। हमारे कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा तनाव के कारण उसके ऊपर के ब्रेन की तरफ का ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज होता है कि वहां पे जाकर के उसके ब्लॉकेज हो जाते हैं, ब्लॉकेज के बाद कुछ ट्यूमर बनने की संभावनाएं हो जाती है, वहां पर कुछ का इकट्ठा होने लगती है, ब्लड कैपिलरीज की सेल से अवरोध करने लगती है। तो इस तरीके भी रोगी, मानसिक तनाव से गुजरने वाले रोगी भी कैंसर पीड़ित देखे गए। फिर इसका अग्रावेशन या इसका साइड इफेक्ट, या यूं कह लें कि ये फिर फैलता हुआ हमारे खून में, ब्लड कैंसर, खून कैंसर, या उन महिलाओं में स्तन कैंसर होना, यूटेरस का कैंसर होना, सर्विक्स का कैंसर होना, ब्रेन ट्यूमर होना, ये तमाम तरीके के जो कैंसर हैं, ये आज पूरे विश्व में है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 1.9 करोड़ कैंसर के रोगी इस समय विश्व में हैं, और हमारे भारत में लगभग 20 लाख रोगी हमारे देश में है, और प्रति वर्ष ये रोगियों की संख्या है। और पिछले 2020 में तो जो सर्वे बताता है कि 13 लाख कैंसर के रोगी केवल 2020 में बने थे। तो जब इतने भीषण तरीके से कैंसर के रोगी इस देश में पनप रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करना होगा कि इसको सस्ती और सुलभ चिकित्सा प्रणाली के जरिए कैंसर पर नियंत्रण पाना होगा। विशेष करके हेपेटाइटिस के रोगी, जिनके लीवर अक्सर खराब हो जाते हैं, लीवर खराब होने से लीवर कैंसर हो जाता है। लीवर कैंसर के साथ साथ हमको गॉल ब्लैडर कैंसर या स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, ये तमाम हमारे पाचन क्रिया संबंधित जितने अंग हैं वो फैलता जाता है। देखा गया है कि किसी ने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लिया, और उसके साथ जो उसको रिपेयर करने के लिए जो मेडिसिन दी गई, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ कि बाद में लीवर कैंसर हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और लीवर में कैंसर होना या लीवर में कोई खराबी आ जाने के बाद हमारे अन्य डैमेज हो जाते हैं। तो कैंसर केवल एक पर्टिकुलर स्थान पर ही नहीं अपना प्रभाव छोड़ता, बल्कि उससे संबंधित जितने अन्य अंग होते हैं वहां पर भी उसका प्रभाव होता है। इस नाते हमको कैंसर से निश्चित रूप से कैंसर के बारे में अच्छे शोध करने की जरूरत है, अच्छे कार्य करने की जरूरत है, और समाज में इसको बहुत सुलभता से लाने की जरूरत है। क्या ये एक पैतृक बीमारी है? देखिए, पैतृक बीमारी है, इस पर तो बिल्कुल क्लियर कट बात अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हाँ, ये एक काज है। ये एक काज है कि जेनेटिक रोग या पैतृक बीमारी से इसको ले सकते। अगर किसी परिवार के पूर्व का इतिहास ऐसा रहा है कि उसके माता पिता को कैंसर रहा है, तो उसके कैंसर के कुछ लक्षण म्यूटेंट कर जाते हैं, अचानक आकर के उस बॉडी में भी दिखाई पड़ने लगते हैं, तो जेनेटिक काज माना जा सकता है। लेकिन इसको 100% श्योर नहीं माना जा सकता कि 100% काज जेनेटिक ही है। कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काज भी होते हैं,
जैसे हम आपको बता दें कि हमारे भारत में तो लगभग 70% रोगी धूम्रपान करने से या धुएं के कारण कैंसर के रोगी होते हैं। लंग्स कैंसर के केसेस ज्यादा देखे गए हैं। होता क्या है कि जब धुएं के कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है तो वहां पे हीमोग्लोबिन की सप्लाई कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की सप्लाई कम होने से हमारे लंग्स के आसपास के एल्वियोली में CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है और वहां से ब्लड कैपिलरीज पर प्रेशर पड़ता है और इससे हमारे जो एल्वियोली लंग्स की छोटी कोशिकाएं हैं वो प्रभावित हो जाती है, लंग्स कैंसर हो जाता है। बहुत से लोग रात में ताप से क्या कहते हैं जाड़े के दिनों में अंगीठी वगैरह का सेवन करते हैं, इसलिए वो रोका जाता है। कभी बंद कमरे में आप किसी अंगीठी का से टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयास न करें। बहुत से दूषित पानी के माध्यम से हमारे लीवर की कोशिकाएं डैमेज होती हैं, बाद में लीवर कैंसर की ओर हो जाते हैं। विशेष करके हमारे जो दैनिक भोज्य पदार्थों में आजकल जो बंद डिब्बों का जो प्रचलन चला है या फ्रिज में रखा हुआ जो भोजन है, जो बंद डिब्बों में हम पैकिंग के लिए जो केमिकल का जो गैस डालते हैं, जो केमिकल कंपाउंड डालते हैं, वो हमारे कोशिकाओं के लिए जाकर के हमारे एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए और उसके अंदर जो पाचन क्रिया उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल या हमारा ओइसोफेगस या स्टमक ये कैंसर से पीड़ित हो जाता है। तो हमें वर्तमान में इससे भी बचना होगा कि हम बंद फूड पैकेट डालें, फास्ट फूड के आदी ना बने, फ्रिज में रखे हुए भोजन को ना करें, हम फ्रेश फूड करें। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे हम कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। केवल जेनेटिक काज ही कैंसर का कारण नहीं माना जा सकता, बल्कि अन्य काज भी ये है जो जिनसे हम बता सकते हैं। मानसिक तनाव, क्रोध, यातना या कोई ऐसा किसी दवा का साइड इफेक्ट जो आकर के हमारी कोशिकाओं को डिस्टर्ब कर रहा हो, ये तमाम ऐसे काज हैं जिससे कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्या कैंसर किसी एक खास आयु वर्ग में होता है या किसी को भी हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया आज विश्व कैंसर दिवस पर। देखिए, कैंसर किसी एक आयु में होने के लिए बात नहीं है। कैंसर के लक्षण किसी भी रोग उम्र के व्यक्ति में ये देखे गए हैं। बच्चों को भी कैंसर देखा गया, बच्चों में ब्रेन ट्यूमर के कैंसर देखे गए हैं, बच्चों में बोन कैंसर देखा गया है, बच्चों में तमाम तरीके के लीवर के कैंसर देखे गए हैं। लेकिन ज्यादातर ये केसेस उन लोगों को देखे गए हैं जो 30 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष 60 वर्ष के बीच में, और फिर 70 वर्ष के ऊपर वालों को ज्यादातर निष्क्रिय हो जाने से उनके अंगों में कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी ऑफ टिश्यू डिवीजन या सेल डिवीजन की क्षमता जहां पे कम हो जाती है, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो विशेष करके 60 वर्ष के ऊपर वाले लोग में ये ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन इसको हम किसी उम्र की सीमा से नहीं बांध सकते, क्योंकि कैंसर के काज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज में ये कैंसर होने की संभावनाएं है। क्या इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में कोई इलाज है? वंदना जी, देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसको 115 पौधों की 38 औषधियों पर बनाया गया है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी रोग की कोई दवा नहीं है, यह 38 सिस्टम की दवा है। और ये 38 प्रकार के एंजाइम्स हैं जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मोटिवेट करते हैं या प्रेरित करते हैं। जहां तक कैंसर की कोशिकाओं में अतिवृद्धि का प्रश्न है, अतिवृद्धि वो इसीलिए करती है कि उस पर्टिकुलर सेल में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज की एंजाइम्स होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। और जब वो एंजाइम निष्क्रिय हो जाती है तो उन कोशिकाओं की सारी जो कार्य प्रणाली है वो डिस्टर्ब होती है, जिससे उनमें म्यूटेशन, जिसको जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, वो प्रभावित होता है। अर्थात कोशिकाएं एक के बाद बढ़ने में अपने आप को अक्षम पाती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, जब किसी कोशिका में एंजाइम्स की पूर्ति कम हो जाती है तो वो कैंसर कोशिका के बढ़ने में समस्या आती है, और जो नई कोशिकाएं वो नहीं बन पाती और पुरानी कोशिकाएं वहां इकट्ठी होती रहती है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की औषधियां चूंकि एंजाइम्स है और एंजाइम्स के रूप में हम बॉडी में प्रयोग कराते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैंसर के प्रति बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे देश में आप तो हरियाणा पंजाब के हैं, और पंजाब में ही हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बहुत अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। इंदौर में डॉक्टर अजय हंडिया जी चला रहे हैं। मैं भी कैंसर के रोगी यहाँ पर देख ही रहा हूँ। देश के हमारे बहुत से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक कैंसर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम एक बात जरूर आपके इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दें कि कभी कभी हमारे रोगी हम पर फोन करते हैं, सर क्या गारंटी है हमारे ठीक होने की? देखिए, गारंटी शब्द ठेकेदार देता है, वो गारंटी देता है गारंटी पेपर बना के। चिकित्सक ईश्वर का दूसरा रूप है। चिकित्सक अपना अंतिम प्रयास करता है, भरसक प्रयास करता है कि हम रोगी के रोग से मुक्ति दिला सके, अपनी दवाओं का अच्छे से अच्छा प्रयोग कर सके और रोगी हमारा स्वस्थ हो। इस नाते गारंटी शब्द का प्रयोग चिकित्सक के लिए करना बहुत ही दुख भरा शब्द है। और मैं अपने तमाम श्रोताओं से, तमाम सुनने वाले साथियों से इस बात का आग्रह करूंगा कि कभी भी आप किसी भी चिकित्सक के पास जाएं
तो अपनी संवेदना के साथ जरूर जाए, लेकिन गारंटी शब्द के साथ न जाए, क्योंकि चिकित्सक अगर गारंटी आपको देता है तो वो चिकित्सक हो ही नहीं सकता। चिकित्सक गारंटी नहीं देता, चिकित्सक अपने अंतिम प्रयास तक ये कोशिश करता है कि हमारा रोगी ठीक हो जाए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम लोग यही प्रयास करते हैं कि कैंसर के वो रोगी जिनको अन्य चिकित्सा पद्धतियों ने कह दिया कि इनके दिन समाप्त है, इनको घर ले जाइए, हम लोगों ने उन रोगियों को 2 से 4 साल 6 साल तक बहुत बेहतर कंडीशन में करके उनको हंसी खुशी का माहौल दिया, उनके परिवार में अच्छा माहौल दिया है और वो बेहतर कंडीशन में है। आज भी ऐसे तमाम केसेस हमारे तमाम साथी ठीक कर रहे हैं, जिनकी रिपोर्टें आती रहती लगातार, और हम लोगों को खुशी होती है कि हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं अन्य चिकित्सा पद्धति। डॉक्टर श्रीवास्तव, अगर दर्शकों को आपसे संपर्क करना हो तो किन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं? मैं बता दूं कि हमारे दर्शक पहले इस बात को समझ लें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत सस्ती, सुलभ और आसान चिकित्सा पद्धति जो केवल पौधों पर आधारित औषधियों से बनाई गई है। इसमें अन्य किसी औषधियों का या अन्य किसी उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया है। ये लिहाजा इनका ना कोई साइड इफेक्ट है और ना ही ये आपके शरीर पर किसी अन्य रोग को प्रभावी होने देगी। अगर आप वो फायदा नहीं करेंगे तो इन दवाओं के नुकसान होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर आपको हमसे इस संदर्भ में या किसी भी रोग के संदर्भ में हमारी सलाह लेनी है तो हमारा फोन नंबर है 9793252355। आप हमसे इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल करके अपने रोगी को दिखा भी सकते हैं, हमारा परामर्श भी ले सकते हैं। और आज विश्व कैंसर दिवस पर मैं एक बार फिर अपने तमाम चिकित्सकों को, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों से, शोधार्थियों से और जितने भी हमारे नए रिसर्चर हैं उन सब से मैं इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब ऐसा शोध कार्य करें कि आम जनता तक हम कैंसर की चिकित्सा को पहुंचा सकें, सुलभ करा सकें, जिससे हम इस पूरे भारत को कैंसर मुक्त बना सकें और हमारे देश की सरकार का जो नारा है इस सबके लिए स्वास्थ्य, तो हम सबके लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य की चिकित्सा की कल्पना अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आज कैंसर विश्व दिवस पे अपने साथियों से मिल सका। अभी अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।